सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट। जैसा कि सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और उसका नर्स का रोल क्या होता है, उसे मैनेज कैसा करना है, आज के लेक्चर में हम यही बात करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे प्री ऑपरेटिव एंड द पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर और सेकंड पार्ट था इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप मेरे लिंक पे जाके देख सकते हो। ओके, तो आज के टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि पार्ट 3 में पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है और उनके मैनेजमेंट क्या होता है। जैसा कि 3 मेन इंपॉर्टेंस है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन और उनके मैनेजमेंट, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जैसा कि मैं आज आपको बताऊंगा कि इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, उसमें 2 पॉइंट्स कौन से हैं। सेकंड, अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसमें 3 पॉइंट्स कौन से हैं। और इंटरमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या है और उसके 3 पॉइंट्स कौन से हैं। ओके, सो हम ये स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, जैसा कि इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या है, सर्जरी के एक दिन बाद 2 प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, जैसा कि हेमरेज और ब्लीडिंग। और हेमरेज और ब्लीडिंग दैट इज कॉल्ड द बोथ आर सेम। और सेकंड वन है शॉक। हेमरेज और ब्लीडिंग में क्या होता है कि जब पेशेंट का ब्लड लॉस होना है तो उस वक्त पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, रैपिड पल्स बढ़ भी जाता है, उसके बाद लो बीपी होता है और पेल स्किन होता है। ये है ब्लीडिंग लॉस होने के चांसेस। जब ब्लीडिंग लॉस हो गया आफ्टर सर्जरी के बाद 24 आवर्स के बाद, तो उस वक्त नर्स का मैनेजमेंट ये होता है कि पेशेंट के वाइटल चेक करना, प्रेशराइज से ड्रेसिंग करना, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना और इन्फॉर्म सर्जन को करना कि ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन में उन्होंने ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो नर्स का रोल यही है कि चेक वाइटल्स करना, प्रेशराइज अच्छे से ड्रेसिंग करना और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रखना। ओके, और इन्फॉर्म सर्जन को करना। तो दैट इज द मेन एम ऑफ नर्स। ओके, नाउ सेकेंड हम बात करेंगे पेशेंट शॉक में जाता है। पेशेंट शॉक में जाने के बाद वो चांसेस क्या क्या रहते हैं, जैसा कि टैकीकार्डिया होता है, हाइपोटेंशन होता है, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन हो सकती है। टैकीकार्डिया हार्ट रिलेटेड इशू, ईसीजी का इश्यूज, हार्ट रिलेटेड इश्यूज। तो उस वक्त क्या है, पेशेंट शॉक में जाता है ड्यू टू रीजन ब्लीडिंग लॉस, यानी ब्लड लॉस होने के बाद पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। तो इन केस अगर नर्स का तो रोल यही है कि वहां पर अगर प्रेजेंटली है आप, तो वहां पर आईवी फ्लूइड्स, सैचुरेशन और सर्जन को इन्फॉर्म, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नर्स के। ओके, ये 100% करना जरूरी है जब पेशेंट इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर में रहा तो। ओके, तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट है हेमरेज ब्लीडिंग और सेकंड है शॉक। ओके, इज दैट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या है, जैसा कि अब हम बात करें इमीडिएट में क्या है, 24 आवर यानी सर्जरी के एक दिन बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। ये प्रॉब्लम्स कॉमन है, लेकिन नर्स का रोल क्या है और वो कॉम्प्लिकेशन को मैनेजमेंट कैसा करना है, यही मैं आज आपको बता दूं। ओके, तो सेकेंड वन है अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, यानी सर्जरी के कुछ दिन बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसा कि रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस है, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कॉम्प्लिकेशन है। ओके, तो हम ये 3 स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ, लो सैचुरेशन, यानी ब्रीदिंग का इशू जो रिलेटेड है, उस वक्त ये रेस्पिरेटरी में इतने प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो उस वक्त नर्स का रोल क्या है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराना, उसके बाद स्पायरोमीटर कराना और अपराइट पोजीशन लेना और सैचुरेशन इफ नीड रहा तो लगाना। जैसा कि डीप ब्रीथ एक्सरसाइज क्या है, ऐसा यानी सांस लेने में दिक्कत ना हो। ओके, उसके बाद स्पायरोमीटर बोल के एक मशीन रहता है, उस वक्त पेशेंट को सिर्फ लंग्स खुलने के लिए और ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से होने के लिए वो एक्सरसाइज रहता है। और सेकंड क्या है, अगर ऑक्सीजन की कमी है, अगर ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रहा है, O2 सैचुरेशन डाउन है, तो उस वक्त मास्क यानी ऑक्सीजन लगाना जरूरी है। तो ये है रेस्पिरेटरी का कॉम्प्लिकेशन और उसके नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, नाउ सेकंड वन है कार्डियोवास्कुलर हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, जैसा कि कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में इरेगुलर पल्स आता है, बीपी में चेंजेस आता है, बीपी लो भी होता है या इंक्रीज होता है। तो उस वक्त नर्स का रोल ये है कि ईसीजी चेक करना, वाइटल्स यानी सैचुरेशन चेक करना, उसके बाद फ्लूइड एज पर केशिड, एज पर इन्फॉर्म डॉक्टर सर्जन के हिसाब से लिखना और इन्फॉर्म सर्जन या डॉक्टर को करना कि ये कॉम्प्लिकेशंस है। उस वक्त मैनेजमेंट नर्स ये करे सो है। तो उस वक्त नेक्स्ट सर्जन या एनेस्थेटिक या डॉक्टर जो भी है उनके हिसाब से ट्रीटमेंट आगे देंगे एज पर पेशेंट एडवाइस, एज पर पेशेंट रिलेटेड इश्यूज। ओके, तो ये है कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन एंड नर्स मैनेजमेंट। ओके, थर्ड वन हम बात करेंगे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या है, जैसा कि लेग स्वेलिंग,
पेन सडन आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये इश्यूज है ब्लड क्लॉट होने का। जैसा भी अब सपोज ब्लड क्लॉट हो रहा है तो उस वक्त इंजेक्शन सप्लाई करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेशेंट को लेग स्वेलिंग आता है और पेन सडन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये इश्यूज होते हैं। तो उस वक्त नर्स का रोल क्या है? मोबिलाइजेशन कराना, कंप्रेशन कराना और स्टॉकिंग एक पिना के रखना, कंप्रेशन देना और उसके बाद मोबिलाइजेशन कराना। तो ओके, तो ये 1 2 3 यानी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, ब्रीथिंग इशू, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, हार्ट इशू एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ब्लड क्लॉट इशू। तो ये इशू में जब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो नर्स का रोल यही होता है। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे इंटरमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। जैसा कि सर्जरी के, जैसा फर्स्ट में क्या था, सर्जरी के 1 दिन बाद, सेकंड में क्या था, सर्जरी के कुछ दिनों बाद। अब थर्ड बात करेंगे हम इंटरमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, यानी कुछ हफ्तों के बाद। तो ये भी चेंजेस हो सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन यानी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, उसे हम शॉर्ट नेम देते हैं SSI, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, यानी जहां पर सर्जरी हुई वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते, वो कॉम्प्लिकेशन से। उसके बाद नर्स मैनेजमेंट का रोल क्या है? जैसा कि नर्स का ड्रेसिंग करना है, जहां पे सर्जरी हुई वहां पर ड्रेसिंग करना है, एंटीबायोटिक्स लगाना है जो एज पर डॉक्टर एडवाइस है, और वाइटल चेक करना है और इमीडिएट सर्जन को इन्फॉर्म करना है कि ये इश्यूज है पेशेंट को। ओके, सेकेंड वन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस, ये हम उसे GI कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं इन शॉर्ट। तो उस वक्त क्या है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, नॉजिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी होता है। तो उस दौरान नर्सिंग का मैनेजमेंट ये रोल करेगा कि बाउल साउंड, जैसा कि स्टमक का बाउल रहता उसे साउंड से चेक करना रहता, मॉनिटर चेक करना रहता, मॉनिटर्स वाइटल चेक करना रहता, फ्लूइड्स लगाना रहता, जैसा कि एज पर डॉक्टर एडवाइस RL है, DNS है, पैरासिटामोल इंजेक्शन है, तो एज पर डॉक्टर एडवाइस। तो गैस के इश्यूज कुछ कॉम्प्लिकेशन रहे तो नर्स का रोल यही है, बाउल साउंड चेक करना और फ्लूइड लगाना। ओके, नाउ हम थर्ड बात करेंगे यूरिनरी कॉम्प्लिकेशन। यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस क्यों होता है? जैसा कि रेटिनेशन होना, इन्फेक्शन होना और एक UTI बोल के, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर सपोज फॉलिस कैथेटर के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, पेशेंट को फॉलिस लगाने के बाद पेन हो रहा है और पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट होता है और उस वक्त पेल येलो यूरिन आ रहा है, तो उस सिचुएशन में नर्स का रोल क्या है? यूरिन आउटपुट चेक करना। अगर कैथेटर में ब्लीडिंग हो रहा है तो एज पर डॉक्टर से एडवाइस करके कैथेटर चेंज कराना। तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट का रोल होता है। ओके, सो हम 3 पॉइंट, इमीडिएट CTSO है, अपन को इजी मालूम होगा कि 3 पॉइंट क्या है, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन एंड इंटरमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। ओके, मैं आपको शॉर्ट में इमीडिएट रिमाइंड करा देता हूं। जैसा कि इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में 24 से 1 दिन में प्रॉब्लम होने वाले प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन, जैसा कि हेमरेज, उसे ही हम ब्लीडिंग बोलते हैं। सेकेंड वन है शॉक, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग बोलते हैं। तो ब्लीडिंग इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में क्या है? 2 पॉइंट आते हैं, हेमरेज एंड शॉक। सेकेंड वन में है अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, कुछ दिनों के बाद कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जैसा कि रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कॉम्प्लिकेशन। थर्ड वन बात करेंगे हम इंटरमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, जैसा कि इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस होता है और तीसरा हो सकता है यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस। तो ये 3 पॉइंट में भी, थर्ड पॉइंट में भी ये 3 पॉइंट आ सकते हैं। ओके, नाउ हम बात करेंगे अब मेन एम क्या है, नर्स का एम क्या है। जैसा कि हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं, रेगुलर वाइटल चेक करना, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक करना, उसके बाद पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन देना और फोर्थ एम्बुलेशन एंड फिजियोथेरेपी करना। जैसा कि रेगुलर वाइटल्स, जैसा पेशेंट वार्ड में है तो उसे सर्जरी के बाद एक सेंसिटिव पेशेंट रहता है तो उस वक्त उसके वाइटल, सैचुरेशन, BP, पल्स रेट ये चेक करना जरूरी है। उसके बाद मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, यानी जितना हो सकता है उसे एसेप्टिक टेक्निक से सर्जरी के बाद ड्रेसिंग करना जरूरी है। और उसके बाद पेशेंट को फैमिली एजुकेशन देना है। फैमिली एजुकेशन क्या देना है? जैसा कि डिस्चार्ज करने के बाद उन्हें कौन से मेडिसिन खाना है, एंटीबायोटिक कैसा लेना है, पोजीशन कौन सा लेना है, कैसा चलना है, फिजियोथेरेपी नीड है नहीं है, ये समझाना है। ओके, और एम्बुलेशन फिजियोथेरेपी का भी नीड है, जैसा कि सर्जरी के बाद अगर फिजियोथेरेपी लगेगा नहीं लगेगा वो भी समझाना है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पल के तौर पे एक पेशेंट अगर सपोज वार्ड में आने के बाद, आफ्टर सर्जरी होने के बाद उसे हैंडल कैसा करना है और नर्स का रोल क्या होता है। जैसा कि देखिए आप केस एग्जाम्पल फर्स्ट, 45 ओल्ड मेल पोस्ट अपेंडेक्टोमी, जैसा कि
45 एज का पेशेंट है, ओके, और वो आया अपेंडिक्स सर्जरी के लिए। आफ्टर 2 डेज के बाद सर्जरी का क्या रहता है, पेशेंट डेवलप लेग स्वेलिंग। अगर पैर में स्वेलिंग है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इश्यूज है एंड पेन इन लेग है, तो उस वक्त नर्स का रोल क्या होता है? नर्स का रोल यह होता है कि वाइटल चेक करना, पेशेंट का बीपी, सैचुरेशन, ऑक्सीजन लेवल चेक करना। उसके बाद एग्जामाइन सिलेक्ट करना, यानी जहां पर भी पैर में स्वेलिंग है, प्रॉब्लम्स है, वहां पर एग्जामिन करना है, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद रोल क्या है, अप्लाई कंप्रेशन एंड स्टॉकिंग। जैसा कि स्टॉकिंग और कंप्रेशन है वहां पर अप्लाई करना है लेग के तौर पे। उसके बाद मोबिलाइजेशन करना है और मॉनिटरिंग एंड इन्फॉर्म सर्जन। तो ये रोल होता है, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अपेंडिक्सो में बताया से, तो ये रोल होता है नर्स का। देन क्या रहता है, जब पेशेंट आउटकम आने के बाद, जैसा कि आउटकम क्या होता है कि एक नतीजा रहता है कि जब पेशेंट को इतना केयर करने के बाद पेशेंट का नतीजा क्या रहता है, कि रिजल्ट क्या रहता है, तो दैट इज कॉल्ड द पेशेंट रिकवर्स सेफली विदाउट ब्लड क्लॉट एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। जब हम पेशेंट को इतना केयर करेंगे तो उसे आगे प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि आउटकम बोल के एक एंडिंग पॉइंट है। इज दैट क्लियर गाइस? सो ये है पूरा पॉइंट। आप अगर आपको वीडियो समझ में भी, अगर थोड़ा वीडियो समझ में भी नहीं आया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ओके। आप ले लिए वीडियो, स्क्रीनशॉट ले लिए, हाँ ठीक है। सो आज के टॉपिक में हम ये बात करें सो है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और लास्ट लेक्चर की वीडियो भी आप हम देख सकते हैं ये, कि उसमें भी आपको मालूमात होगा। और ये पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है, ओके। सो आपको ये वीडियो समझ में आया, मिलते हैं